हाँ, तो प्रिय मित्रों, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तथा जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अम्ल, क्षार और लवण का एक टॉपिक है जो ग्रेजुएशन के स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी के माध्यम से पूरा जो आपका मैटर है वो आपके सामने पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो नज़र डालते हैं वो है हमारे पाठ के सारांश पर। उसके बाद हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे जिससे आपके अम्ल, क्षार और लवण हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। फिर आप इनकी एक जो क्लासें हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट लेंगे तो आपके पूरे कंसेप्ट हैं वो अम्ल, क्षार, लवण के क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर होता है वो एनसीईआरटी बेस पर ही पेपर को प्रायोरिटी देता है। तो प्यारे बच्चों, गाइड की अपेक्षा यदि हम एनसीईआरटी बेस पर तैयारी करें तो हमारे अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। तो चलिए न्यू कंसेप्ट क्लासेज अब शुरू करते हैं अपनी इस फॉर्मूले के साथ। हमारा जो लक्ष्य है वही है कि कम समय में ज्यादा सीखें और एग्जाम कैसे क्रैक करें। तो यहां सबसे पहली परिभाषा है प्यारे बच्चों, अम्ल, क्षार सूचक रंजकों के मिश्रण होते हैं। जो अम्ल, क्षार, जो हम कहें एक शब्द आता है प्यारे बच्चों, यहां पर जो लिटमस पत्र क्या आता है, लिटमस पत्र आता है यानी पत्र। तो यहां ध्यान रखें कि जो लिटमस पत्र होते हैं वो थेलोफाइटा के लाइकेन से प्राप्त होते हैं। एक जो पादप है थेलोफाइटा, इसके अंदर एक लाइकेन वर्ग आता है, उससे यह प्राप्त होते हैं लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का जो जलीय विलयन होता है प्यारे बच्चों वो बैंगनी रंग का होता है। किस प्रकार का होता है? बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, यह ध्यान रखें। लिटमस पत्र है। तो अम्ल, क्षार सूचक रंजक रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल व क्षार की उपस्थिति को सूचित करने में किया जाता है। अर्थात हम कहें कि सूचक क्या होते हैं, तो सूचक होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय गुणों यानी प्रकृति के बारे में बताते हैं। रंग परिवर्तन के द्वारा बताएंगे प्यारे बच्चों कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो चलिए, आपने यह देखा। तो कुछ क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक भी होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल हल्दी है, वेलिना है, यह ध्यान रखें, वेलिना, वेलिना नहीं वेलिना, व लौंग का तेल, ये तमाम जो होते हैं प्यारे बच्चों ये हमारे पास में क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक। और जो कृत्रिम सूचक होते हैं प्यारे बच्चों वो फिनोल्फथलीन होते हैं, फिनोल पैथेलिन होते हैं, और मेथिल ऑरेंज होते हैं, मेथिल ऑरेंज और मेथिलीन ब्लू भी होते हैं। लेकिन 10th के हिसाब से हम देखें तो फिनोल्फथलीन और मेथिलीन ब्लू है, उससे काम चल जाएगा। तो यहां पर ये क्या करते हैं? रंग परिवर्तन के द्वारा क्या करते हैं प्यारे बच्चों? किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को बताते हैं। तो यहां पर आपका क्लियर मैटर हो गया होगा। एक यहां पे एनसीईआरटी में प्रश्न आता है गंधीय सूचक, यह भी आता है प्यारे बच्चों, गंधीय सूचक यानी ऐसे सूचक जिनकी गंध है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे लहसुन, प्याज, ये इसके गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। अब चलिए नेक्स्ट पर्सन में, यानी हमारे पास में जो विलयन की प्रगति होती है प्यारे बच्चों वो होता है एक अम्लीय विलयन, और एक होता है क्षारीय विलयन, और एक होता है उदासीन विलयन। तो यहां पर इस विलयन की प्रगति किसके द्वारा बताएंगे? H+ आयन की सांद्रता के द्वारा। तो हम यहां कह सकते हैं किसी भी विलयन की प्रगति है वो हम, अर्थात हम कह सकते हैं H+ आयन या OH- आयन की सहायता से विलयन की प्रगति बता सकते हैं। तो अम्लीय विलयन क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं। अम्लीय विलयन अर्थात ऐसे विलयन जो जिसके यानी मेरे पास में यह कोई पदार्थ है और कहिए बताइए ये किस प्रकार का विलयन है, इसको मैं जल में घोलूंगा तो ये जल में H+ आयन देते हैं। वे विलयन यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुल के H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तथा जो विलयन जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। यह किसने बताया था प्यारे बच्चों? आर्रेनियस ने बताया था। अर्थात आर्रेनियस ने कहा था कि जो पदार्थ जल में घुल के H+ आयन देंगे, H+ आयन वो अम्लीय होते हैं, और जो OH- आयन देते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो यह टॉपिक आप समझ गए होंगे। आगे अभी हम इसका सारांश पढ़ रहे हैं, तो सारांश से आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है
जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है और उसका संगत लवण का निर्माण करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। धातु प्लस अम्ल, जब प्यारे बच्चों धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? संगत लवण और वह हाइड्रोजन गैस देता है। हम कहेंगे सर ये संगत लवण होता क्या है? चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम से संबंधित ही मेरे पास लवण होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मैग्नीशियम ले रहा हूं और यहां पे यानी HCl से रिएक्शन करा रहा हूं प्यारे बच्चों 2HCl से, तो मेरे पास में देखिए जो लवण बनेगा वो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा और यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी प्रकार आपको यदि मैग्नीशियम की जगह प्यारे बच्चों सोडियम दे दे और इसकी HCl से रिएक्शन करानी हो तो NaCl बनता है और प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। तो यहाँ दो दो मोल ले लिए जाते हैं इस समीकरण में। ये आप तमाम जो फैक्ट देख रहे हैं वो यदि आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो के माध्यम से भी तमाम जानकारी प्राप्त होगी। तो ध्यान रखें संगत लवण है। तो प्रश्न यह आता है कि कोई अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में लवण भी बनते हैं। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है, एक लवण का निर्माण करता है जिसका ऋणायन एक धातु और ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त रहता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया अभिक्रिया है प्यारे बच्चों कि जब क्षारक भी किससे अभिक्रिया करता है? धातु से अभिक्रिया करता है तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए हम इस अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास में है यहां पर Zn, क्या है? यहां पर हमारे पास में है Zn। ये जब जिंक से अभिक्रिया करता है NaOH की उपस्थिति में तो प्यारे बच्चों देता क्या है? देता है Na2ZnO2 और प्लस क्या देता है? यहां पर हम कहेंगे यहां हमारे पास में दो NaOH लेंगे H2, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि जिंक धातु से सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके कौन सा लवण देते हैं? तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस ऑब्वियसली बाहर निकलती है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला लिख ले प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूला, Na2ZnO2, यह सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है। तो चलिए समझ गए यहां पर। फिर है जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो एक संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल देता है। तो यह भी अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो एक तो लवण देता है प्यारे बच्चों, एक देता है CO2, एक देता है H2O। ये तीन चीजें देता है। कैसे देता है? चलिए मेरे पास में है NaHCO3, मान लीजिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब आपको कहा जाए ये क्या देगा, इसी सूत्र से आप बताना प्यारे बच्चों क्या देता है। बताइए कि जब इसकी मैं अभिक्रिया अम्ल से कराऊंगा ये क्या देगा? तो सबसे पहले वो लवण देगा जिसमें यानी Na वाला लवण देगा। यदि मैं उधर देखिए यहां HCl लेता हूं तो मेरे पास में NaCl बनेगा। ऐसा लवण देगा जिसमें सोडियम हो तो NaCl नमक होता है। और यहां पर एक ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब कभी भी लवण में CO3 आ जाए वो 100% CO2 गैस देती है, एक CO2 देता है। अब बताइए इसमें से CO2 जब माइनस हो गई तो प्यारे बच्चों एक ऑक्सीजन बचता है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन क्या करता है? इस H से रिएक्शन कर लेता है और क्या देता है? ये एक H, ये एक ऑक्सीजन, एक ये H वाला, ये H2O देते हैं। चलिए इस अभिक्रिया को हम समझते हैं। यहां पर मेरे पास में है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यह प्यारे बच्चों HCl से अभिक्रिया करता है। तो मैंने पहले ही कहा क्या देगा, एक तो यह CO3 में से CO2 निकल गया, इसमें क्या बच गया? ऑक्सीजन। क्या बच गया प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन बचा। HO और H ये तीनों मिलके एक तिगड़ी बना लेते हैं और बनाते हैं H2O देते हैं। एक देते हैं Na और Cl मिलकर NaCl। तो यह ध्यान रखें जब धातु के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस काम बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यह विशेषता होती है यह आग को बुझाने के काम आती है। कभी कभी यह भी दे सकते हैं कि एक ऐसा धातु कार्बोनेट जो अम्ल से अभिक्रिया करने पर आग को बुझाने वाली गैस देता है, तो उस धातु के लवण को पहचानो, वो धातु का लवण कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्रमशः यह हाइड्रोजन व हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। जब भी एक ध्यान रखना हमारे पास में आते हैं सुचालक पदार्थ। कौन आते हैं प्यारे बच्चों? हमारे पास में आते हैं सुचालक पदार्थ।
ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से गुजरने देते हैं, चलिए वो कौन से होते हैं? वो होते हैं लवण, अम्ल, कोमाक्षार, पलश व धातु। ये चीजें होती है जो विलयन की विद्युत की सुचालक होती है। अब हमें कहा जाए क्यों होती है, तो ध्यान रखें धातुओं में विद्युत चालकता का गुण मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो ये चालकता दर्शाते हैं। इन लवण और अम्ल और क्षारीय विलयन में इनमें चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं प्यारे बच्चों आयन। जब आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, अर्थात विपरीत आयन जब एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं तो इनमें चालकता का गुण पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं, यानी जब भी किसी पदार्थ का जलीय विलयन होगा प्यारे बच्चों, उसकी चालकता के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? गतिशील आयन। ये ध्यान रखें। और धातुओं में जो होते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए, आपने यहां पर इस कंसेप्ट को आपने आसानी से समझ लिया होगा। फिर हमारे पास में है अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच स्केल से की जाती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप है। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार 2023 में। पीएच तो मुझे लगता है भैया ये लेके ही मानेगा, अर्थात ये पीएच है वो 2 अंक लेके ही जाएगा, क्योंकि इनकी जो स्ट्राइक रेट है बहुत ही शानदार है। इसलिए पिछले मैच में भी शानदार शतक लगाया था, तो इस बार भी इसकी उम्मीद है। चलिए, पीएच की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। पीएच बराबर log H प्लस आइन। तो चलिए इसको समझते हुए परिभाषा लिखते हैं। यहां प्यारे बच्चों पीएच में H होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, P दर्शाता है पुषांश को, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में पावर, हिंदी में शक्ति कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या होती है यहां से देखते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम के मान को यानी लघुगुणक के मान को उस विलयन का पीएच कहते हैं। तो आप यहां समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, लोग यानी जो पीएच है वो पीएच आखिर क्या होता है? माइनस लोग एच प्लस आयन। तो यहां पे जो ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, ये इसकी सक्रिय सांद्रता कहलाती है। यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम के मान को उस विलयन का पीएच कहते हैं। तो अभी आप कहोगे सर ये है क्या? देखिए प्यारे बच्चों, मैंने लिखा माइनस लोग एच प्लस आयन। अब मैं इस एच प्लस आयन को नीचे ले जाऊंगा तो यहां पे इस प्रकार फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, यानी यह H प्लस आइन है। तो हम यहां कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे जैसे यानी माइनस का चिन्ह हट जाता है, H प्लस आइन ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो हम यहां एक प्रकार इसी प्रकार से भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो विलयन का पीएच घटता है। तो यह आप समझ गए होंगे, क्योंकि पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां पर क्या होता है? पीएच स्केल का उपयोग है। पीएच स्केल में क्या होता है प्यारे बच्चों? पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान होता है और 7 इसका मध्य बिंदु होता है। जिस विलयन का पीएच 7 होगा वो उदासीन होगा, जिसका विलयन का पीएच 0 से 6.999 तक हो वो अम्लीय है, और जिसका मान 0.7.001 से लेकर 14 तक है वो क्षारीय है। अब यहां पर हम कह सकते हैं पीएच का मापन किसके द्वारा किया जाता है? पीएच स्केल के द्वारा किया जाता है। और यह क्या बताता है? विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। पीएच क्या बताता है? कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है उसके बारे में बताता है। चलिए आगे चलते हैं, यही देखिए उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7। तो उदासीन विलयन हमारे पास में होगा अशुद्ध जल। यह उदाहरण भी ध्यान रखें, अशुद्ध जल का विलयन का पीएच 7 होता है। अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है वे विलयन, तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों ऑटोमेटिक 0, 7 और 14। यहां पे मैं लिख सकता हूं अम्ल और यहां लिख सकता हूं क्षार। ये अर्थात यहां खुद आप देखिए ए पहले आता है तो ए को पहले लिख देते हैं, क्षय बाद में आता है तो क्षय को बाद में लिख देते हैं। उदासीन विलयन के पीएच 7 होता है। डेफिनेट आंसू जल का उदाहरण है। अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, तो हम अम्लीय विलयन के उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा जठर रस है, जठर रस, इसके पीएच का मान होता है 1.2। और यदि हम बात करें प्यारे बच्चों और अम्लीय विलयन की, तो यहां पर जो हमारे पास में है HCl, और यदि इसके बाद में हम देखें H2SO4, इनका विलयन का पीएच भी मान क्या होता है? 1 से कम होता है। ये प्रबल अम्लीय होते हैं। और इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों क्षारीय विलयन। ऐसा विलयन जिसके पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं एक तो हमारे पास में है रक्त,
रक्त के पीएच का मान होता है 7.4। एक है प्यारे बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसके पीएच का मान क्या होता है 10 होता है। कितना होता है 10 होता है। 1 मोलर NaOH, ध्यान रखें 1 मोलर NaOH का पीएच का मान होता है 14। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी जीवों में उपापचय क्रिया हेतु पीएच एक इष्टतम सीमा पर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसके पीएच का मान 7.0 से लेकर 7.8 होता है। इसी पीएच स्केल में सभी एंजाइम क्रियाशील होते हैं, अतः हम कह सकते हैं सभी जीवों में उपापचय क्रियाएं इसी पीएच के दौरान होती है। प्राश में सांद्र अम्ल व क्षार को जल में मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जब भी हम जल में प्रबल अम्ल व क्षार मिलाते हैं तो यह बीकर गर्म हो जाता है, अर्थात यह ऊष्माक्षेपी है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ बाहर निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम करें क्या? करना प्यारे बच्चों इस प्रकार से है, आपको एक जल लेना है, जल को यहां पे इतना आधा भर लेना है, एक एक बूंद करके, जैसे सांद्र H2SO4 या सांद्र HNO3। इनको मिलाते समय हमें इनकी एक एक बूंद डालनी है, जल को हिलाना है। तो कारण क्या है कि जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं तो अत्यंत ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है जिससे बीकर गर्म हो जाता है। यदि इस प्रकार से बूंद बूंद करके नहीं मिलाएंगे और लगातार नहीं हिलाएंगे विलयन को, तो ये क्या है, बीकर फटने की संभावना होती है, कांच बिखर सकते हैं और अम्ल बाहर भी आ सकता है जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए यहां पर यह आप समझ गए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अम्ल व क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। तो यहां पे हमें यह भी ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार को जब समान मात्रा में मिलाते हैं तो उदासीन लवण व जल बनता है। कारण क्या होता है, यहां परिभाषा है उदासीनीकरण। देखिए क्या परिभाषा है प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण करण, यानी जिसके पीएच का मान 7 होना चाहिए। तो हम कहेंगे जब किसी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को जल में मिलाया जाता है तो एक लवण का निर्माण होता है तथा जल बनता है जिसके विलयन का मान पीएच का मान 7 होता है। ऐसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है और लवण व जल भी बनते हैं। तो यहां आप समझ गए होंगे, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन प्यारे बच्चों क्या होता है, सपोज कीजिए मैं एक जिप्सम का सूत्र लिख रहा हूं CaSO4 2H2O। तो ध्यान रखें जिप्सम का सूत्र में जल के अणुओं की संख्या 2 होती है। एक नीला थोते की बात करें प्यारे बच्चों, नीला थोता, इसके पीएच का मान होता है CaUSO4 और मेरे पास में आ जाएगा 5H2O। यह कॉपर सल्फेट का होता है। फिर हमारे पास में आती है फिटकरी K2SO4, फिर Al2SO4, फिर आता है 24H2O। कितना आता है प्यारे बच्चों, 24H2O। फिटकरी में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है 24, नीले तोते में 5 हैं, जिप्सम में 2 हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा है। तो इस प्रकार आप याद रखें। हमारे दैनिक जीवन और उद्योग में लवणों के कहीं उपयोग है, ये तो सामान्य सी बात है। तो आपने अभी तक यहां देखा, फिर यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर एक्चुअल में एक चीज है उसको हमें देखना है कि पेटूनिया, हाइड्रीजेनिया और जेरानियम ये क्या करते हैं कि पंखुड़ियां हमेशा प्राकृतिक सूचक का काम करती है। प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, लाल पत्ता गोभी की पत्तियां, लाल व पत्ता गोभी की पत्तियां, कुछ फूल पिटूनिया, हाइड्रीजेनिया और जेरानिया ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों यहां पे एनसीईआरटी बेस पे जो प्रश्न दिए गए हैं 10th क्लास में, उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। बस आप सहयोग देते रहें और नोट्स बनाते रहें। और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी बेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अम्ल, क्षार और लवण का पूरा मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहां पे एक शब्द है CaOL2, इसका प्रचलित नाम क्या है, इसका जो प्रचलित नाम है वो है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है, विरंजक चूर्ण। इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण। ये बनता कैसे है, जब मेरे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा प्यारे बच्चों, यानी हम कहेंगे चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, इसमें आप क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हो तो जल का अणु बाहर निकल जाता है। देखिए H2O
बाहर निकल गया और मेरे पास में CaOCl2 विरंजक चूर्ण बन गया। चलिए, विरंजक चूर्ण का मुख्य उपयोग क्या होता है? ये रंग उड़ाने के काम आता है, प्लस दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है पेयजल में कीटाणुओं को मारने के काम आता है। फिर यहां प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। उसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहां पे काम में लिया जाता है Na2CO3 10H2O, धावन सोडा, जिसका नाम ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। कठोर जल होता क्या है? ऐसा जल जो साबुन के साथ में झाग नहीं देता, कठोर जल होता है। मृदु जल जो साबुन के साथ में आसानी से झाग दे देता है, उन्हें मृदु जल कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है? इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, मेरे पास में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन्होंने पूछा इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? चलिए देखते हैं क्या बनता है। यहां पे आपको जब गर्म का पूछा जाता है तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, 2 मोल लेने हैं, गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों Na2CO3 बनता है। एक क्या बनता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहां देखिए H इसमें से ऑक्सीजन जाएगी, H2O भी बनता है और CO2 भी बनता है। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 अणु काम में लेते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट यानी जिसे सोडा आइस कहते हैं बनती है, H2O बनते हैं और CO2 बनते हैं। इसी प्रकार प्रश्न आते रहेंगे न्यू कंसेप्ट क्लासेज के। यदि आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जो भी नए अपडेट आते रहेंगे परीक्षा से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अर्थात सबसे पहले तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सर्वप्रथम यह सफेद रंग का कठोर पदार्थ है, इसे पेरिस में खोजा गया था, इसलिए इसे पीओपी कहते हैं। चलिए, यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल से अभिक्रिया, तो ध्यान रखें इसका प्यारे बच्चों जो पीओपी है इसका सूत्र होता है CuSO4 हाफ H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। यह जब जल के अणु से अभिक्रिया करता है यानी डेड H2O CaSO4 डॉट एट आधा H2O और प्लस 1/2 H2O, यह जब अभिक्रिया करता है तो CaSO4 2H2O बनता है। देखिए आधा और आधा मिलके 2 हो गए तो जिप्सम बनता है। जिप्सम बनता है, यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ गर्म करते हैं तो एक सफेद रंग का कठोर पदार्थ बनता है जिसे जिप्सम कहते हैं। चलिए, यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा में, हड्डी जब टूट जाती है उसको जोड़ने में इसको एक काम में यानी इसका लेपन लगाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम गणेश विसर्जन के अंदर और जो भी मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियां व बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनको बनाने में इसका काम में लिया जाता है। तो यहां पर आपके ये तमाम प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे विलयन में हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल में नहीं किया जाता, क्रियाकलाप द्वारा साबित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। यहां पे एक प्रश्न है कि एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे विलयन में हाइड्रोजन होते हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल होते हैं। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। इन दोनों में हाइड्रोजन है फिर भी यह अम्ल नहीं है। क्या नहीं है? अम्ल नहीं है। हम कहेंगे क्यों नहीं है अम्ल? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये अम्ल क्यों नहीं है। तो कारण क्या होता है प्यारे बच्चों? यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में मुक्त अवस्था में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये दोनों ही सहसंयोजक होते हैं, इनको जल में घोलने पर ये मुक्त H+ आयन नहीं देते, इसलिए ये अपना अम्लीय प्रभाव नहीं दर्शाते।
तो ध्यान रखें ऐसे कौन से यौगिक हैं जिनमें H परमाणु होते हुए भी वो अम्ल नहीं है, तो हम कह सकते हैं एल्कोहल व ग्लूकोज। तो यहां पर आप समझ गए होंगे। फिर इनके जो चित्र हैं उनको हम न्यू कंसेप्ट क्लासेज पूरा का पूरा वीडियो के माध्यम से समझाएगा, तब तक आप इन प्रश्नों को जो आपके कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करते रहें। आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। यही तो बात हम कह रहे हैं कि यानी विद्युत का चालन विलयन में किसके कारण से होगा? आयनों की गति के कारण से होगा, अर्थात H प्लस हो या OH माइनस हो, कोई भी आयन है आयनों की गति के कारण होता है। आश्वित जल क्या होता है प्यारे बच्चों? विद्युत का चालन इसलिए नहीं कर पाता, जब इसका विद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें कोई मुक्त आयन नहीं बनते, मुक्त आयन नहीं बनते, इसलिए विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि वर्षा का जल होता है प्यारे बच्चों डेफिनेट होता है। कारण क्या होता है? वर्षा के अंदर क्या होता है? जल तो होता ही है प्यारे बच्चों, वायुमंडल में जो CO2 होती है इसको ये ग्रहण करके H2CO3 बना लेते हैं, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यह कार्बोनिक अम्ल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है H, और यहां पे H2CO3, इसका जब वियोजन होता है तो ये H प्लस आयन देता है और HCO3 माइनस देता है। तो ये आयन क्या करते हैं? गति करते हैं, जिससे यानी हम कह सकते हैं कि ये वर्षा का जल है, इसी कारण विद्युत का चालक होता है। तो ध्यान रखें, यदि कोई वर्ड आ जाए कि चालक क्यों नहीं है विलयन के बारे में, तो हम यहां कंसेप्ट लिखना है इनमें कोई मुक्त आयन नहीं है, और जबकि यह इसका विद्युत का चालक है तो हम कहेंगे इसमें कोई मुक्त आयन होते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि प्यारे बच्चों जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता कि अम्ल जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन नहीं दे पाते, इस कारण वो अपने अम्लीय गुणों को नहीं दर्शाते। अम्लीय गुण तभी दर्शाएंगे जब जलीय विलयन में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों, आपके पास में ये एक प्रश्न है। 5 विलियन यह एनसीईआरटी की बुक्स में 10th क्लास के जो पीछे समस्यात्मक प्रश्न है उनमें से दिए गए हैं, जिनसे मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीईटी की, या आपने क्लास 10th के अंदर हैं और सपोज कीजिए आप यदि इन तमाम प्रश्नों को नजरअंदाज कर देते हैं, एग्जाम के अंदर यकाएक ये प्रश्न आते हैं, तो आपको थोड़ा सा उन प्रश्न को हल करने में दिक्कत आएगी। लेकिन न्यू कंसेप्ट क्लासेज ये चाहता है इन प्रश्नों को आप बारीकी से एक बार जान ले, समझ ले, फिर इनके अच्छे से नोट्स बना ले। तो चलिए प्यारे बच्चों यहां देखते हैं 5 विलियन ABCDE हैं, और यह सार्वत्रिक सूचक में जांच की जाती है। पीएच मापन में क्रमशः 4 है, 1 है, 7 है, 9 प्राप्त है, कौन सा विलियन है? तो प्यारे बच्चों 1 का मान है 4, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका मान 0 से लेकर यहां पर 3 तक होता है वो प्रबल अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्लीय। जिसका मान 3 से लेकर 6.009 होता है वो दुर्बल अम्लीय होते हैं, और जिनका मान 7 होता है प्यारे बच्चों वो उदासीन होता है, और जिनके पीएच का मान 7.001 से लेकर यहां पर हम कह सकते हैं यानी 11.5 तक होता है वो दुर्बल क्षारीय हैं, और 11.5 से ज्यादा है वो प्रबल क्षारीय हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। अब हमने जो कंसेप्ट सीखा वो 4 है ए, तो इसका मतलब क्या होगा? दुर्बल अम्लीय होगा, यह वाला दुर्बल अम्लीय। 1 है प्यारे बच्चों जिसके पीएच का मान, तो वो प्रबल अम्लीय है। 11 आ गया तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 11 आने पर हम कह सकते हैं दुर्बल, यानी ये प्रबल क्षारीय हैं। 7 होने पे क्या होगा? उदासीन। 9 होने पे होगा दुर्बल क्षारीय। तो यहां आप कंसेप्ट ये लगा सकते हैं, जिनके विलयन के पीएच का मान प्यारे बच्चों इस प्रश्न के हिसाब से 6.001 से लेकर यदि मेरे पास में इनके पीएच का मान लगभग हम कहें यानी 10.9 है यानी 10.8 तक है, ऐसा विलयन क्या होगा? दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच का मान होता है 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे ये जो हमारे पास में प्रश्न है इसको जरा जूम करके देखते हैं। पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको आरोही क्रम में जो है उस प्रकार से लिखना है। प्रंकनली ए व बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। प्रंकनली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रंकनली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। अम्लों की मात्रा व सांद्रता समान है, किस प्रंकनली में तेजी से यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी? यह कह रहा है आपके पास में प्यारे बच्चों 2 प्रंकनलियां हैं। प्रंकनली को कहते हैं टेस्ट ट्यूब, कांच की ऐसी नली होती है। यह कह रहा है
इसके अंदर तो आपने मिला रखा है HCl, क्या मिला रखा है HCl, इसमें मिला रखा है CH3COOH। तो अब ये कह रहा है इसमें आप मैग्नीशियम डाल रहे हैं समान मात्रा में, इसमें भी मैग्नीशियम डाल रहे हैं। तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या है प्यारे बच्चों, धातु है। लेकिन यहां देखिए HCl प्रबल अम्ल होते हैं और CH3 एसिटिक अम्ल है, जिसे हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में अर्थात तेजी से H+ आयन देते हैं, तो और दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में धीमी गति से H+ आयन देते हैं। तो ये मैग्नीशियम से HCl तेजी से अभिक्रिया कर लेगा और तीव्र गति से हाइड्रोजन गैस देगा, ये धीमी गति से अभिक्रिया करेगा और कम मात्रा में हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों प्रश्न के अनुसार है कि किस प्रंख नली में तेजी से H2 गैस निकलेगी, तो प्रंख नली ए में तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहां आपका यह भी कंसेप्ट आपका क्या है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, यह सीधा आप रट ले, प्रश्न आ सकता है दूध के पीएच का मान कितना है। दही जम जाने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होता है प्यारे बच्चों, चलिए हम समझते हैं। हम कंसेप्ट 8वीं नौवीं के अंदर पढ़ते आए हैं कि दूध को, जो हमारे पास में दूध है उसको दही में बदलता है, कौन बदलता है, लेक्टोबेसिलस जीवाणु। लेक्टोबेसिलस जीवाणु है वो दूध को दही में बदलता है। तो अर्थात दही जैसे ही बन जाता है प्यारे बच्चों, इसमें हो जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बन जाने से क्या हो जाता है कि दूध के पीएच का मान 6 से घटकर 6.5 से कम हो जाता है। तो ध्यान रखें ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, अर्थात दूध जब दही में बदलता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे पीएच का मान है वो 6 से कम हो जाएगा, अर्थात 5.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पीएच के मान में कमी आएगी। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजा दूध के पीएच को मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसीलिए है, दूध के पीएच का मान होता है 6, बेकिंग सोडा होता है NaSCO3, जिसके पीएच का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, लगभग 10.5 के आसपास होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इसके पीएच का मान है वो 7 से ज्यादा हो जाता है। इस अर्थात ये हमारे पास में बेकिंग सोडा क्षारीय प्रवृत्ति का है, और यहां पर जो बात करें बेकिंग सोडे की जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, NaSCO3, यानी हम कहें इसको जब मैं जल में घोलूंगा प्यारे बच्चों तो मेरे पास में क्या बनेगा, NaOH बनेगा प्लस बनेगा H2CO3। तो यहां पे NaOH प्रबल क्षार है, H2CO3 दुर्बल अम्ल है, तो इसका विलयन क्षारीय होता है। इसी कारण ताजा दूध के पीएच के मान 6 से बदलकर क्षारीय इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसके पीएच का, बेकिंग सोडा दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है जो इसके पीएच के मान को 7 से अधिक बढ़ा देता है। इससे दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। जब प्यारे बच्चों चलिए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में यह दूध है जिसका पीएच है 6, और हमें यह ध्यान रखना है जब इसका दही बनता है तो इसका पीएच हो जाता है 7, अर्थात 6 से 7। अब जैसे ही इसमें क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं प्यारे बच्चों तो इसके पीएच का मान लगभग 8.5 के आसपास हो जाता है। तो एक तो आप खुद देखिए, यानी हम कहें कि 6 से 7 होने में टाइम लगेगा, उतना ही हम कहें 8.5 से 7 होने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या है, दूध के फटने में अधिक समय लगता है। तो हम इसको किस प्रकार से कह सकते हैं, दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है, क्योंकि जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो विलयन का पीएच का मान, दूध के पीएच का मान 7 से बहुत ज्यादा हो जाता है। और हम जानते हैं दूध से जब दही बनेगा तो पीएच 7 पर यह अभिक्रिया होती है, अर्थात पीएच 7 आने में अधिक समय लगता है, इसीलिए दूध को दही बनाने में अधिक समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोती बर्तन में क्यों रखा जाता है, मैंने अभी पहले ही बताया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी के संपर्क में आके जिप्सम में सफेद रंग का कठोर पदार्थ बना लेता है, जिप्सम, इसलिए इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। और फिर हमें इसका समीकरण लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को समान मात्रा में मिलाते हैं तो लवण व जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, उत्पाद के साथ बाहर निकलती है, अर्थात यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए इसके 2 उदाहरण देखते हैं। 2 उदाहरण हमारे पास में क्या आएंगे, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाऊंगा
तो मेरे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, अर्थात यह एक उष्माक्षेपी का उदाहरण है। दूसरा, यदि मेरे पास में मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम बात करते हैं, यानी यहां पे प्यारे बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया का पूछा है श्योरी। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम कह सकते हैं NaCl यानी NaOH और HCl। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो एक NaCl बनेगा, एक H2O बनेगा। यह मेरे पास में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए, धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो दो उपयोग बताइए। धोने का सोडे का प्रयोग एक तो प्यारे बच्चों किस में किया जाता है, कपड़े धोने में, और जो हमारी टाइल्स है उसको साफ करने में इसका किया जाता है। एक धोने का सोडे का उपयोग कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखें इनका किस किन में उपयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण उपयोग जो है। और धोने, फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है प्यारे बच्चों, दुर्बल क्षारीय पदार्थ होता है। इसकी प्रति अम्लता या एंटी एसिड के रूप में इसका काम में लिया जाता है। और बेकिंग सोडे का उपयोग है वो आग बुझाने में काम आता है, अग्निशामक के रूप में काम में लेते हैं। यानी इससे जो CO2 गैस निकलती है वियोजन में वो आग को बुझाती है। ब्रेड को फुलाने में भी इसको काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बताया, NaCH3 NaSCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये CO2 गैस देता है। ये CO2 गैस ब्रेड को फुलाने के काम आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहां पर ये जो तमाम प्रश्न थे हमने देख लिए। अब देखिए, पिछली बार जो केमिस्ट्री के 10 नंबर के जो चित्र आए थे उनमें से आपको इस बार जितने भी चित्र हैं, डायग्राम है, वो अच्छे से देखना है। प्यारे बच्चों यहां पर आ सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार से निकलती है। यानी हम कहें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसका नामांकित चित्र। तो यहां ध्यान रखें, यह एक आपके पास में क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर प्यारे बच्चों क्या लिया हुआ है, एक ये थिसल कीप है। थिसल कीप ऐसी होती है जिसमें थिसल के क्या डाला जाता है, यहां पर अम्ल डाला जाता है। ये थिसल कीप है। यहां पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है, तनु HCl इसे डाला तो CO2 गैस निकलेगी। इस CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो देखिए नली के द्वारा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण इस विलयन का रंग दूधिया हो जाता है। और लंबे समय तक जब हम इस CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण यह दूधिया रंग क्या हो जाता है प्यारी बच्चों, वापस गायब हो जाता है। तो चलिए, यह आपके चित्र समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चित्र की ओर चलते हैं। पीतल व तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो प्यारी बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु क्या करती है प्यारे बच्चों, अम्लों से अभिक्रिया करती है। अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस देती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब पीतल या तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थ अर्थात अम्ल को रखेंगे तो विषैला लवण बनेगा। यह लवण हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए नहीं रखा जाता है। आपने देखा होगा अक्सर स्टील की जो भरनी होती है उसमें जो छाछ रखी हुई होती है उसका स्वाद कुछ समय बाद में बहुत बदल जाता है। लेकिन यदि वही हमारे पास मिट्टी की बर्तन जो मटकी है उसके अंदर हम यदि छाछ दही को रखते हैं उसका स्वाद जैसे जैसे समय बीतता है अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, बिल्कुल है ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एक उदाहरण द्वारा समझाओ प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं Zn प्लस HCl और HCl इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ZnCl2 बनता है प्लस H2 बनता है। आप इस गैस की उपस्थिति कैसे करेंगे, तो चलिए प्यारे बच्चों इसके बारे में हम देखते हैं। जब मैं हाइड्रोजन गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करता हूं तो इसके बुलबुले बनते हैं। उन बुलबुले के पास में जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाता हूं तो पॉपिंग साउंड या फटफट की आवाज के साथ जलती है। फिर है कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न करता है। इसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। डेफिनेट कौन सी गैस है, CO2। यदि उत्पन्न यौगिक में से कैल्शियम क्लोराइड है तो इसके लिए एक समीकरण लिखिए। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमारे पास में एक कौन सा यौगिक है, CaCl2। तो यहां पे हम कह सकते हैं मेरे पास में जो यौगिक होगा प्यारे बच्चों वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी अभिक्रिया हम HCl से कराएंगे। तो मेरे पास में एक तो प्यारे बच्चों कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और H
ये ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O प्लस CO2 गैस होती है। यह CO2 गैस क्या करती है, जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। चलिए यह भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अभिलाक्षणिक होते हैं, जबकि अभी हमने इनका बारे में पूरा का पूरा है वो अध्ययन कर लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को क्यों नहीं बदलती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इन्होंने खुद ही कहा है शुद्ध हाइड्रोक्लोरिक गैस। यहां